Hello students, class 11th. Today I am going to discuss some important journal entries on the basis of taking an example. Listen the question and try to see here what will be entry for that particular transaction. The first transaction started business with cash 40,000, goods 30,000 and furniture 20,000. Started business with goods, cash and furniture. तो कैश, गुड्स एंड फर्नीचर, तो एंट्री क्या होगी देखिए आप. स्टार्टेड बिजनेस, हियर कैश कमिंग, एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट. इट इज द सपोज 40,000. गुड्स, दैट मीन्स परचेज. When goods coming from the owner side or proprietor sides, this is also known as purchase. Purchase account debit. This is 30,000. And furniture coming. Then furniture account debit. Suppose this is 20,000, and all these things are coming from the owners. That means owner is the giver, and you know if owner is the giver, this is known as capital. To capital account, and this total 40 plus 30. This will be 90,000. This will be 90,000, and narration will be business started with cash, goods and furniture. Next, paid into bank rupees 30,000. Here I want to discuss important thing here, banking transactions. आपको पता है हर बिजनेस का अपना एक बैंक अकाउंट होता है, और उस बैंक अकाउंट का नाम है करंट अकाउंट, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अकाउंट बैंक में ओपन किया जाता है उसका नाम है करंट अकाउंट. वैसे अकाउंट की और वैरायटीज भी है, सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग बैंक अकाउंट, पेंशन बैंक अकाउंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट. बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अकाउंट ओपन होता है वो करंट अकाउंट होता है, कि क्योंकि करंट अकाउंट बहुत सी फैसिलिटीज देता है जो बिजनेस के लिए कन्वीनियंट होती हैं, बिजनेस के लिए सूट करती हैं. तो करंट अकाउंट, और जब हम बैंक अकाउंट को लिखते हैं अकाउंटिंग में, तो बैंक अकाउंट रिप्रेजेंट टू द करंट अकाउंट. बैंक अकाउंट मीन्स करंट अकाउंट, ये ध्यान रखेगा. तो हियर क्वेश्चन इज पेड इन टू बैंक 30,000. इसका मतलब ये है बिजनेस का एक अकाउंट है, दिस इज करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट को हम करंट अकाउंट नहीं लिखेंगे, उसके बैंक अकाउंट लिखेंगे. और अकाउंट है उसका नाम लिखिए, जैसे मान लीजिए आपने एफडी अकाउंट लिखोगे, एफडी अकाउंट, रिकरिंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट. ये इसमें आप सेविंग रिकरिंग वर्ड मेंशन करोगे, लेकिन करंट अकाउंट के लिए हम केवल बैंक अकाउंट लिखते हैं. बैंक अकाउंट रिप्रेजेंट टू द करंट अकाउंट. तो कैश डिपोजिटेड या पेड इन टू बैंक, cash deposited into bank, or you can say paid into bank 30,000. Cash going to bank, bank receiver, debit, cash going to cash account. तो एक तो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखेगा डेट, जो भी डेट होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखोगे DR, एंड टू कैश अकाउंट अमाउंट 30,000. तो दिस इज द cash deposited into bank or paid into bank rupees 30,000. देखिए there are some specific transaction related to the bank. जब आपने पैसा बैंक में जमा किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
अब जब आपने पैसा बैंक से विड्रॉ किया तो क्या होगा? जब आपने बैंक से विड्रॉ किया तो यू हैव टू सी देयर कि आपने जो विड्रॉ किया दैट इज फॉर बिजनेस और ऑफिस यूज और पर्सनल यूज। अगर आपने बिजनेस और ऑफिस के लिए विड्रॉ किया है देन इट विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट अब उल्टा जाए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये ध्यान रखिएगा कब होगा? जब आपने बिजनेस के लिए या ऑफिस के लिए बैंक से विड्रॉ किया है। अगर आपने इस पैसे को पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है तो जहां कैश है वहां क्या हो जाएगा? वहां हो जाएगा ड्रॉइंग। यहां क्या हो जाएगा? वहां ड्रॉइंग अकाउंट हो जाएगा। तो यहां ड्रॉइंग डेबिट होगा, ये ध्यान रखना है। When you withdrew cash from bank for office or personal use, then cash account debit to bank. If you have withdrawn for personal use, then drawings account debit to bank हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये होता है जैसे आपको चेक मिलता है और आप चेक बैंक में जमा करते हैं या चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं। तो अब का ध्यान दीजिए, अगर आप चेक के जाएंगे, चेक के थ्रू है तो सबसे पहला है चेक अगर आप रिसीव करते हैं तो क्या एंट्री होगी? चेक रिसीविंग में आपको ध्यान रखना है, चेक रिसीव एंड सेम डे बैंक, आपने सेम डे बैंक भेज दिया या कुछ नहीं दिया हुआ है कि आपने क्या किया और फर्दर भी उसका कोई रेफरेंस नहीं मिलता तो उसको हम एज्यूम करेंगे कि चेक बैंक चला गया है और ऐसे में एंट्री होगी। सपोज करिए आपने गुड सेल किया और आपको चेक मिला तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और ये सेल से मिला है तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा, राम से मिला है तो राम से अकाउंट हो जाएगा, सोहन से मिला है तो सोहन से अकाउंट हो जाएगा, कमीशन मिला है तो कमीशन हो जाएगा। डिपेंड करेगा किससे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। लेकिन अगर चेक आया है आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, बैंक को सेंड कर दिया है या क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है और फर्दर भी उसका कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स वो बैंक चला गया होगा और ये मान के बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट या जिससे भी चेक मिला है उसको क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर आप चेक मिला और आपने चेक को अपने पास रख लिया, आपने बैंक को सेंड नहीं किया, आप उसको बाद में आप बैंक को सेंड कर रहे हो या किसी को आपने दे दिया, इसका रेफरेंस आगे मिल रहा है, इस डेट के बाद का रेफरेंस है कि आपने चेक को क्या यूज, कैसे यूज किया। तो ऐसा चेक जिसको आपने बैंक सेंड नहीं किया सेम डे, नेक्स्ट आगे आप इसको यूज कर रहे हो तो उस केस पे ध्यान देना, जहां बैंक है यहां क्या हो जाएगा? चेक इन हैंड, चेक इन हैंड ये हो जाएगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू। अगर आप सपोज करिए आपको सेल्स से मिला है तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मोहन से मिला है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, कमीशन से मिला है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो ये तब होगा जब आप चेक को रिटेन करते हो अपने पास इन हैंड, आप उसको बैंक नहीं सेंड करते, आप उस डेट के बाद उसको बैंक सेंड करते हो या किसी और यूज में लेते हो। तो ये ध्यान रखना है चेक रिसीविंग के समय कि आप चेक को सेम डे बैंक कर रहे हो, बैंक भेज रहे हो या अपने पास रिटेन कर रहे हो, उसके बेस पे आएंगे। अगर बैंक गया तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, रिटेन किया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा। अब सपोज करिए कि आपने चेक को रिटेन किया और नेक्स्ट डे बैंक भेजा है, जब नेक्स्ट डे बैंक भेजो तब एंट्री होगी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड अकाउंट। अब ये चेक जा रहा है या तो अब आपने नेक्स्ट डे बैंक में सेंड किया है या 2 दिन बाद सेंड किया है, जिस डेट को सेंड करेंगे ऑन दैट डे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। या आपने ये चेक आपने अपने क्रेडिटर राम को दे दिया है तो राम से अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ये भी हो सकता है कि आपने चेक को बैंक भेजा किसी और को दे दिया, तो जिस दिन मिलेगा उस दिन चेक इन हैंड डेबिट होगा और जब आप उसको यूज करोगे बैंक सेंड करोगे तब वो अगली एंट्री उस डेट पे होगी। लेकिन अगर आपने सेम डे चेक को बैंक भेज दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा या बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, कमीशन जो भी होगा डिपेंड करेगा। ये चेक रिसीविंग की कंडीशन है। लेकिन जब आप चेक से पेमेंट करते हो तब ध्यान रखना वहां क्यों लिखी एंट्री होगी, जब भी आप चेक से पेमेंट करोगे तो जिसको भी आप पे करोगे, सपोज करिए आपने
परचेज किया और पेमेंट चेक से किया, तो अगर परचेज किया और पेमेंट चेक से क्या सब तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जब भी आप पेमेंट करोगे चेक से तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। आपने मोहन को चेक दिया तो मोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेड सैलरी थ्रू चेक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब भी आप चेक से पेमेंट करोगे तो आपके बिहाफ पे पेमेंट बैंक करेगा तो बैंक क्रेडिट होगा, ये ध्यान रखना है। जब भी चेक दोगे, चेक ड्रॉ होगा या चेक दिया जाएगा, जब भी पेमेंट चेक के थ्रू होगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, यहाँ और कोई कंडीशन नहीं है। ऐसी भी और कुछ स्पेशल चीजें हैं जो बैंक से रिलेटेड है, जिनको आपको जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर, इस बैंकिंग ट्रांजेक्शन का रिलेशन आगे दो चैप्टर से है। एक तो डबल कॉलम कैश बुक जिसमें बैंक कॉलम होगा, और आगे चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वहां भी यही चीजें पढ़नी है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, उनकी एंट्री के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो नेक्स्ट चीज ये, जैसे मान लीजिए बैंक ने आपके बैलेंस पे इंटरेस्ट अलाउ किया, तो आपको इंटरेस्ट मिला, पैसा आपके बैंक में आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा। एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक डेबिट क्यों होगा? पैसा आपके बैंक में आ रहा है एज इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट एज इनकम आप उसे क्रेडिट करोगे। ऐसे बैंक आपसे कोई चार्ज कर सकता है, तो चार्ज करेगा तो पैसा आपसे वो ले लेगा, आपके अकाउंट से विड्रॉ कर लेगा, तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पे दैट बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक चार्जेस को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पैसा आपके बैंक से जा रहा है, बैंक डिलीवर हो गया। और चार्जेस माने एक्सपेंस, ये डेबिट हो जाएगा। कोई कस्टमर आपके बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट कस्टमर अकाउंट। बैंक आपका कोई पैसा कलेक्ट किया एज पर योर स्टैंडिंग ऑर्डर, सपोज करिए बैंक आपका इंटरेस्ट कलेक्ट किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक आपका डिविडेंड कलेक्ट किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। यही हो सकता है कि एज पर योर स्टैंडिंग ऑर्डर बैंक आपके बिहाफ पे कोई पेमेंट करे, सपोज करिए आपका उन्होंने बिजली का बिल का पेमेंट कर दिया, तो इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक ने आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर आपके स्टैंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग बैंक कोई पेमेंट करता है, क्योंकि बैंक एजेंट होता है, वो कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वर्क करता है, इसके लिए वो चार्जेस लेता है। तो अगर वो कोई पेमेंट कर रहा है बिहाफ ऑफ कस्टमर, तो दैट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो ये कुछ स्पेशल एंट्रीज हैं जिनको आपको समझना है, बुक्स में भी आपको देख सकते हैं। तो ये थे बैंकिंग ट्रांजेक्शन, स्पेशली आप इनको यहाँ जरूर जानिए। इसके अलावा हमने आपको एंट्रीज बताई थी कि इसके पहले कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज लाइक द entries for adjustment, outstanding expenses, prepaid expenses, depreciation, bad debts, accrued income, earned income, interest on capital, interest on drawing, इनकी बातें मैं कर चुका। ये भी स्पेसिफिक एंट्रीज है, इनका भी आगे एक चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी आप इनको जानेंगे, इनकी एंट्री पास करेंगे। अब ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री की बात होती है। ओपनिंग एंट्री होती है ईयर के बिगिनिंग में, जैसे आपका ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है, 1 अप्रैल को एंट्री होगी, उसे बोलेंगे ओपनिंग एंट्री। और एक एंट्री होती है, ये एंट्री है ऑल एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो यहाँ एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब सपोज करो एसेट में बहुत सी हैं, तो आप सबको यू हैव टू राइट हियर इंडिविजुअली, लाइक लैंड अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, सारे एसेट को इंडिविजुअल करें। और टू सन्ड्री लायबिलिटीज, अब यहाँ क्रेडिट क्या होगा? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को क्रेडिट करोगे, ये भी अगर सपोज करिए लायबिलिटीज मोर देन वन है, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बैंक लोन अकाउंट, एंड देन टू कैपिटल अकाउंट, देन टू कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री होती है। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट individually, to sundry liabilities account individually, to capital account. This is the one entry is passed at the beginning of each year. In new books, this is known as opening entry. Same as at the end of year, there are few entries are passed for closing the
nominal accounts, revenue accounts, they are known as closing entries. तो ईयर के लास्ट में कुछ एंट्रीज होती हैं, वो दो एंट्रीज होती है। एक तो एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट, जो भी आपने पढ़ा, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, बैड डेट, डेप्रिसिएशन। दूसरा क्लोजिंग एंट्री जिसे हम कहते हैं, दे आर पास्ड टू क्लोज द नॉमिनल अकाउंट्स। और ये 6 एंट्रीज होती हैं, इनकी बात हम बाद में करेंगे जब हम बढ़ाएंगे फाइनल अकाउंट, तो समझ में आएगा उस समय कि ये 6 एंट्रीज क्या होती है। लेकिन क्लोजिंग एंट्रीज आर दोज एंट्रीज विच आर पास्ड एट द एंड ऑफ ईयर टू क्लोज द रेवेन्यू अकाउंट्स। तो सारे रेवेन्यू अकाउंट्स को, सारे नॉमिनल अकाउंट्स को ईयर के लास्ट में हम क्लोज करते हैं। और अकाउंटिंग में जब भी हम किसी अकाउंट क्लोज करते हैं तो उसको हम ट्रांसफर करते हैं। कहां करते हैं? किसी अदर अकाउंट में। तो रेवेन्यू अकाउंट को बंद करने के लिए ईयर के लास्ट में एक अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ऑल रेवेन्यू आइटम्स आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो वो एंट्री पास होगी, उसे बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। इसको आप जानते रहिए, आगे हम इसको जब टॉपिक आएगा अपने अकाउंट का तो इसको वहां स्पेन और क्लियर करेंगे। तो ये हो गई ओपनिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज। तो हमने आपको बताया सिंपल एंट्रीज, फिर बताया मैंने आपको कंपाउंड एंट्रीज, फिर बताया मैंने आपको अभी उसके पहले सब स्पेसिफिक एंट्रीज रिलेटेड टू द एडजस्टमेंट्स, फिर बैंकिंग एंट्रीज हो गई, ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज। ये तमाम वेराइटीज हैं एंट्रीज की, है एंट्री। आपको कुल आगे एंट्री पास करना है, केवल इनको देखना है इन द डिफरेंट वे, और डिफरेंट वे में देख करके with the help of rules of journalizing, with the help of rules of debit credit, you have to pass just the entry in the format of journal। तो ये था एंट्रीज के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम ऐड करेंगे इसी के साथ, इसी में, वो है जीएसटी के बारे में, कि अगर क्वेश्चन में जीएसटी है तो हम इसको एंट्री में कैसे इंक्लूड करेंगे। तो मैंने आपको जीएसटी की थ्योरी बताया था, एक मैंने पीडीएफ सेंड किया था, उसमें जीएसटी की मीनिंग, फीचर और सारी बातें इंक्लूड थी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जीएसटी पे लूंगा, जिसमें कुछ उसकी स्पेसिफिक बातें बताऊंगा, और उसके बाद उसको जब एंट्री में कैसे ऐड करेंगे, उसके एंट्री क्या पास करेंगे, उसकी बात करेंगे। थैंक यू।